नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम फिर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और एक्सप्लेनेशन के सारे कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, उन्हें चेकआउट करें, जिसमें कि सेग्रीगेटेड प्लेलिस्ट हैं। डेली प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट अलग है, कोर्स वीडियोज़ की प्लेलिस्ट अलग है और NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग लगी हुई है और साथ में टेलीग्राम लिंक भी वहीं पर दिया गया है, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर PDF फॉर्म में आप नोट्स को अवेल कर सकते हैं। और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवादियों का कथन है कि राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है, या राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, या राज्य पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, या राज्य शक्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर जो मार्क्सवादियों का कथन है, यह जो मार्क्सवादियों का मानना है, इनका मानना है कि राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है और इनका मानना है कि जितना आदिम समाज से लेकर के आज तक जितने भी समाज हुए हैं उसमें वर्ग संघर्ष जो है विद्यमान रहा है और वहाँ पर दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं। एक जो है अमीर वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है। तो और वर्ग संघर्ष जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समाज के विकास की। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सिद्धांतों में किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है? अराजकतावादी सिद्धांत ने, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत, या विकासवादी सिद्धांत, या गिल्ड समाजवादी सिद्धांत? किसने ये माना है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। तो जो ये मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत है, ये मानता है कि राज्य जो है, राज्य में न्याय नहीं होता, जो राज्य यंत्र है उसमें न्याय नहीं होता है। ये राज्य क्या करता है, पूरे समाज का प्रतिनिधि नहीं है, ये सिर्फ अमीरों का प्रतिनिधि है और अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण का यंत्र है, ऐसा ये मानते हैं। और इनका मानना है कि राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए और ये ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से सभी समान हो और कमज़ोर वर्ग या अमीर वर्ग ऐसा कोई वर्ग वहाँ न हो, यानी कि वर्ग रहित समाज हो, शोषण रहित समाज हो और राज्यविहीन समाज हो। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जो अराजकतावादी सिद्धांत की बात करें तो ये राज्य को मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए अस्तित्व में, क्योंकि जो है राज्य आएगा तो व्यक्तियों पे नियंत्रण करता है और व्यक्ति इतना जो है जागरूक है, इतना इंटेलेक्चुअल है कि वो स्वयं पर शासन कर सकता है, यानी कि वो जो है अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो इनका अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य तो होना ही नहीं चाहिए, राज्य जैसी कोई संस्था नहीं होना चाहिए। और गिल्ड समाजवादी सिद्धांत के अगर जो गिल्ड समाजवाद है इसके प्रतिपादक की बात करें तो GDH कोल है इसके प्रतिपादक। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी चरण में राज्य पूरी तरह आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता या समाप्त कर दिया जाता है। तो जो मार्क्सवादी समाजवादी अनुसार इनके जो मार्क्सवादी समाजवादी हैं, इनके अनुसार क्या होता है कि समाजवादी चरण में राज्य जो है समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो आर्थिक जो उत्पादन के साधन हैं उन पे सबका जो है नियंत्रण होता है, यानी कि निजी संपत्ति का उन्मूलन हो जाता है। निजी संपत्ति का वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, सभी का साझा नियंत्रण होता है और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाती है। जब समाज में वर्ग ही नहीं रहता है तो राज्य जैसी यंत्र की कोई वहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है और उसका लोप हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी उदारवादी आंदोलन की प्रमुख अवधारणा नहीं है? व्यक्ति स्वातंत्र्य, विधि का शासन, शक्तिशाली राज्य, राजनीतिक अधिकार। तो कौन सा नहीं है? तो यदि हम बात करें उदारवाद के जनक की बात तो जॉन लॉक हैं।
उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक ये उदारवाद के जनक माने जाते हैं। और लॉक के अनुसार जो राज्य सत्ता सीमित होनी चाहिए तथा कार्यकारिणी की शक्ति जो विधायिका के अधीन होनी चाहिए। और लॉक ने क्या कहा है कि एक संवैधानिक सरकार की बात की है तथा शक्तिशाली राज्य के सिद्धांत को निरर्थक बताया है। तो इस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉक यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये उदारवादी आंदोलन की प्रमुख अवधारणा नहीं है, तो यही नहीं है शक्तिशाली राज्य, क्योंकि यहाँ ये सीमित राज्य की बात करते हैं और व्यक्तियों की सहमति की बात करते हैं, ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, विधि की शासन की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो तीनों ऑप्शन की ये यहाँ पर बात होती है, लेकिन शक्तिशाली राज्य को ये ऐसा ये कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं है उदारवादी आंदोलन जो हुए थे इसमें। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई कैसे हुई? जो विधिक धारणा है इसकी अभिव्यक्ति हुई है बोदा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन के लेखों में, लास्की, मैकाइवर, हीगल और बोसांके के लेखों में, बोदा, हीगल, बेंथम और गोरे के लेखों में, या हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, मैकियावेली और ऑस्टिन के लेखों में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो बोदा, हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन है ये समस्त विचारक जितने भी हैं जिनकी ये बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन ये इन्होंने एकल संप्रभुता के समर्थक रहे हैं और इन सभी ने राज्य की विधिक अवधारणा की बात की है। और विधिक धारणा के अनुसार राज्य प्रत्येक निश्चित समुदाय में सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति का सूचक है, जो कि कानून का स्रोत है। बेंथम ने तो राज्य को कानून का विधायक माना है। तो ये सारी बातें ये सभी विधिक धारणा के अभिव्यक्त इनके लेखों में होती है, चाहे बोदा हो चाहे हॉब्स हो। अगर हम बात करें कि संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम बोदा ने जो है प्रतिपादित किया था, हॉब्स ने उसको आगे बढ़ाया था, ऑस्टिन ने उसको चरम सीमा पर पहुंचाया था। तो ये भी एक यहाँ पर, और उसमें बीच में बेंथम का भी योगदान रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक राज्य है क्या है? राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य या संघीय राज्य? तो आधुनिक राज्य क्या है? तो आधुनिक राज्य एक राष्ट्र राज्य है। इसमें जो है राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं 4 प्रकार के। जो राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनसंख्या, भूभाग और सरकार और संप्रभुता। ये 4 भाग जो होते हैं। संप्रभुता को प्राण तत्व कहा गया है राज्य का, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तत्व यही है, प्राण तत्व बोला गया है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और यहीं पर हम बात करें कि राष्ट्र की भावना जो है, जो एक राष्ट्र की भावना होती है, तो ये जो विशेषताएं हैं ये राष्ट्र राज्य की हैं। राष्ट्र राज्य की विशेषताएं हैं ये। ठीक है, और अगर हम यहीं पर बात करें कि जो है राष्ट्र की क्या भावना है या क्या विशेषता है, राष्ट्र की बात कर लेते हैं। राष्ट्र की क्या बातें हैं, तो इनके में अगर हम देखें तो साझी धरती, साझा अतीत, साझी संस्कृत, साझा इतिहास। तो साझी धरती, साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा अतीत, ये इनकी जो हैं विशेषताएं हैं। साझा अतीत ये इनकी जो है किसी राष्ट्र की विशेषताएं हैं। ये किसी राष्ट्र की भावना में ये सारी बातें होती हैं कि वहाँ पे साझी धरती का जो साझी धरती में रहने वाले लोग होते हैं उनके बीच कुछ एक समान भावनाएं होती हैं, उनका साझा अतीत होता है, उनकी साझी संस्कृति होती है, साझा इतिहास होता है, ये सभी चीज़ें समाहित होती हैं। और राष्ट्रवाद का जन्म की बात करें तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण के दौरान हुआ था। जब यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण हो रहा था तो राष्ट्रवाद का जन्म वहीं पर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा कि आधुनिक राज्य हैं। आधुनिक राज्य को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। तो राष्ट्र राज्य कह लो या राष्ट्रीय राज्य।
बात एक ही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राष्ट्र की विशेषताएं जो हैं ये हैं, राष्ट्र की जो एक राष्ट्र में भावनाएं होती हैं लोगों की, उनकी ये हैं, और राष्ट्र राज्य की विशेषताएं 4 तत्व जो होते ये हैं। इसमें सीले वगैरह जो हैं तो ये भूभाग को निश्चित तत्व नहीं मानते हैं, ये भी इसमें एक फैक्ट आता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की नहीं है? कौन सी नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, लोक कल्याणकारी राज्य वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है, लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है ये क्या करता है कि ये वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि क्या नहीं है। तो ये वर्ग संघर्ष में, लोक कल्याणकारी राज्य कभी भी वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है। और मार्क्सवादी राज्य जो होते हैं ये वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं। और विश्व का प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें तो इंग्लैंड है। क्या है? विश्व के क्वेश्चन आता है, तो विश्व का प्रथम लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो इंग्लैंड है। लास्की, ग्रीन, मैकाइवर ये जो हैं इसके विचारक हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के विचारक हैं। और ये मानते हैं कि राज्य का कार्य है कि गरीब तथा अमीर के अंतर को कम करे और राज्य को सामाजिक कल्याण के कार्य करने चाहिए, ऐसा इनका जो है मानना है। तो इसके अगर मेन हम विचारकों की बात करें तो लास्की, ग्रीन और मैकाइवर इसके जो है मेन विचारक हैं। लास्की तो लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक ही हैं, ग्रीन और मैकाइवर इसके समर्थक हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व राज्य का तत्व नहीं पूछ रहा है? तो संप्रभुता, जनसंख्या, स्थायित्व, सरकार। अभी हमने जो है राज्य के 4 आवश्यक तत्वों की बात की थी, जिसमें संप्रभुता की बात की थी, जनसंख्या की बात की थी, सरकार की बात की थी, स्थायित्व की बात नहीं हुई थी। यहाँ पर कौन सा चौथा हो जाएगा? भूभाग। भूभाग चौथा तत्व है, भूभाग। तो यहाँ पर इसी की बात नहीं हुई थी। आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? स्थायित्व नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फांसीवाद निम्नलिखित में सभी का विरोधी है सिवाय किसी एक को छोड़कर सभी का विरोध करता है। लोकतंत्र का, शांतिवाद का, व्यक्ति स्वतंत्रता का, राष्ट्रवाद का। तो जो फांसीवाद है ये क्या करता है कि राष्ट्रवाद को छोड़ करके, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि फांसीवाद सिर्फ क्या करता है कि ये राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करता है, और राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करता है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी ये व्यक्ति स्वतंत्रता की यहाँ पर कोई आवश्यकता जगह नहीं होती है। शांतिवाद को ये विरोधी है क्योंकि ये उग्र राष्ट्रवाद है और ये युद्ध को सपोर्ट करते हैं। और लोकतंत्र का भी जो है ये विरोध करते हैं। तो अगर हम बात करें कि फांसीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी विरोध करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्थान पर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और आज्ञा पालन पर जोर देता है, और ये लोकतंत्र का विरोधी है। फांसीवाद कहता है कि शांति का नारा उत्साहहीन, कमज़ोर तथा नपुंसक देश देते हैं। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद तथा अंध राष्ट्रवाद का समर्थक है। तो ये सारी बातें फांसीवाद की हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। बी कह रहा है युद्ध, प्रथाएं, रक्त संबंध, प्राकृतिक विधि के समादेश। सी कह रहा है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व। डी कह रहा है संविदात्मक समझौते, रक्त संबंध, धर्म, अराजकता। तो कौन है? तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राज्य की किसी एक चिरस्थायी धारणा पर पहुंचना असंभव है, परंतु मैकाइवर के अनुसार, जो मैकाइवर महोदय हैं, इनके अनुसार राज्य की कोई सीमा नहीं है और ना ही इसका कोई आदर्श स्वरूप है। और जो मैकाइवर की पुस्तक होती है मॉडर्न स्टेट, इसमें जो है राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व में सामाजिक भावना, रक्त संबंध, धर्म, आर्थिक गतिविधियाँ, युद्ध की भूमिका, शक्ति का प्रयोग और राजनीतिक चेतना को शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करें कि इसका जिक्र कहाँ किया गया है, तो जो मैकाइवर
मैकाइवर की पुस्तक है कौन सी? मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट ये मैकाइवर की पुस्तक है, इसी में इसका जो है मैकाइवर ने जिक्र किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। तो जो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं तो ये रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ये सभी जो पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के कार्यों के कल्याणकारी दृष्टिकोण में सबसे कम प्रासंगिक है? तो सबसे कम की बात हो रहा है कि यहाँ पर सबसे कम प्रासंगिक कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास ए व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य, सामाजिक और आर्थिक समानता की विवेक सम्मत मात्रा, विरोध के क्षेत्रों में न्यूनतमीकरण जिसमें समझौता का अधिकाधिक बनाया जा सके। इसको फिर से देखते हैं। विरोधों के क्षेत्रों में न्यूनतमीकरण जिसमें समझौतों को अधिकाधिक बनाया जा सके, या अवसर की समानता को संचालित करने वाली नीतियाँ। तो यहाँ पर भी जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे कम प्रासंगिक की बात हो रही है। तो अगर हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करें तो जो राज्य क्या करता है कि शोषण प्रणाली को ख़त्म करने की कोशिश करता है, इस तरह की नीतियों का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, उन ऐसी नीतियों को लाता है कि शोषण प्रणाली को ख़त्म करने की कोशिश करता है लोक कल्याणकारी राज्य। और यह क्या करता है कि एक प्रगति आधारित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव लाता है, आर्थिक शक्ति के प्रजातंत्रीकरण पर बल देता है, और इसका आधार क्या होता है? जन कल्याण। तो प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता तथा समाजवादी नियोजन ही इसका मूलभूत आधार है। तो प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता तथा समाजवादी नियोजन ही इसका मूलभूत आधार है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है आपके कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो आगे देखेंगे। राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस विचारधारा का है? फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, फांसीवाद या मार्क्सवाद। तो ये विचारधारा जो राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, ये है जो है ये फांसीवाद है, इसकी धारणा है या इसके विचार हैं। जो फांसीवाद की बात करें तो ये इटली की भाषा का जो शब्द है तो ये फेसियो से बना है। फेसियो जो इटली भाषा का शब्द फेसियो है उससे बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर। इसका अर्थ क्या होता है? लकड़ियों का गट्ठर, ये इसका जो है अर्थ होता है। और यह क्या करता है? एक प्रक्रियावादी सिद्धांत है जो निगमित राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसमें जो है अगर हम बात करें कि फांसीवाद में विचारधारा का अभाव है, ये बुद्धिवाद के खिलाफ रहती है। ये और मिथ्यावाद, अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, मानव पूजा, महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को महत्व, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण तथा लोकतंत्र विरोधी है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। फांसीवाद में क्या है? विचारधारा का अभाव है। ये फिर से देख लेते हैं। फांसीवाद क्या है? बुद्धिवाद के खिलाफ है। और ये मिथ्यावाद, अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है। और ये हिंसा को महत्व देता है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण तथा लोकतंत्र विरोधी है। तो अर्थव्यवस्था पर ये राज्य का नियंत्रण करना चाहता है और लोकतंत्र विरोधी है। तो ये सब फांसीवाद की विशेषताएं हैं। देखेंगे हम आगे। चलो आगे देखने से पहले देख लेते हैं कि जो है श्रेणी समाजवाद की बात कर लेते हैं। तो श्रेणी समाजवाद के प्रतिपादक कौन है? GDH कोल ये हैं। और अगर फेबियनवाद की बात करें तो सिडनी वेब इसके प्रवर्तक हैं। और मार्क्सवाद की बात करें तो कार्ल मार्क्स हैं। और मार्क्सवाद जो है ये लेनिन के द्वारा जब रूसी क्रांति लाई गई तो मार्क्सवाद को व्यवहार रूप में प्रयोग किया गया था। यानी कि प्रैक्टिकली उसको जो है प्रयोग में लाया गया था धरती पर, उसका यानी कि धरातल पर उसका जो है एक प्रकार से जो है प्रयोग किया गया था। तो ये सब बातें हो गई। और जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं,
वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और जो है काल्पनिक समाजवाद की, अगर हम बात करें काल्पनिक समाजवाद, तो इसके जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन है। रॉबर्ट ओवन जो हैं इसके जनक हैं। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही हो रहा है। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, विधि मंत्रालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या संसद है? तो जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद जो 32 है, इसके अंतर्गत संविधान के संरक्षक की भूमिका अदा करता है। और इसमें क्या करता है कि ये 5 तरह की रिट जारी करता है, जिसमें कौन कौन सी रिट होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, परमादेश और प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ये सभी जो हैं इस तरह की ये रिट जारी करता है। इनको हम इंग्लिश में अगर देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश को क्या बोलेंगे? मैंडमस, प्रतिषेध को बोलेंगे प्रोहिबिजन, उत्प्रेषण को बोलेंगे सर्टियोररी और अधिकार परीक्षा को बोलेंगे को वारंटो। तो ये सभी जो है इंग्लिश में बोले जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। लेवियाथन के रचयिता कौन है? रूसो हैं, लॉक हैं, हॉब्स हैं या लास्की हैं? तो ये थॉमस हॉब्स जो हैं इसके रचयिता हैं और ये फ्रांस में लिखते हैं। जब ये जिस समय ये देश से बाहर होते हैं फ्रांस में लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1651 में लिखते हैं। और ये बुक जो है गोडॉल्फिन को समर्पित है। गोडॉल्फिन, गोडॉल्फिन, इनको गोडॉल्फिन को समर्पित है। तो ये हॉब्स के द्वारा लिखी जाती है। रूसो की बात करें तो यदि हम इनकी पुस्तक है कौन सी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक का नाम है। इसी में इन्होंने सामाजिक संविदा संबंधी विचार दिए हैं, जिसमें इन्होंने सामान्य इच्छा या जनरल विल की बात की है। सामान्य इच्छा, ये सामान्य इच्छा सभी कार्य करेगी कानून का, यहाँ तक कि कानून का निर्माण भी करेगी। जो सरकार बनेगी सामाजिक समझौते के द्वारा, तो वो क्या करेगी? सिर्फ इस कानून को जो कि सामान्य इच्छा के द्वारा बनाया जाएगा, इसका जो है लागू करेगी। सिर्फ तो सरकार क्या करेगी? सिर्फ लागू करने का काम करेगी। बाकी सारा काम जो है कानून ये सामान्य इच्छा के द्वारा किया जाएगा, जो कि लोगों की, समाज के लोगों की इच्छा होगी। ये तात्विक इच्छा होगी। और सामान्य इच्छा में एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये एक लोगों की इच्छा है, बहुत लोगों की इच्छा है, बहुमत की इच्छा है। तो ये ना, मतलब ये बहुमत की इच्छा नहीं है, एक लोगों की भी हो सकती है, कुछ लोगों की भी हो सकती है। ये समाज कल्याण की इच्छा है, एक प्रकार से तात्विक इच्छा है। तो ये एक लोग की भी इच्छा हो सकती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको वहाँ पर आंसर चूज करना होता है। लॉक की बात करें तो ये उदारवाद के जनक बोले जाते हैं। और अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है श्रम के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, श्रम का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताते हैं कि जो है कोई व्यक्ति क्या होती है, कोई प्राकृतिक वस्तु होती है, संसाधन होता है, उसमें व्यक्ति अपना मेहनत जोड़ करके उसे अपना बनाता है उस वस्तु को, और फिर उससे कोई छीन नहीं सकता है। तो श्रम के सिद्धांत जो दिया था उसमें ये बात इन्होंने कही थी। किसने? लॉक महोदय ने। इनकी बुक की बात करें तो टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसका पहला भाग जो है रॉबर्ट फिल्मर पर तना हुआ है, यानी कि रॉबर्ट फिल्मर के दैवी जो राज्य का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको खंडित करता है। दूसरा भाग हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित करके, और उसी दूसरे भाग में इन्होंने अपने सामाजिक समझौते
को दिया है। आगे देखेंगे हम लास्की के बारे में। तो लास्की जो है लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं, तो ये इनके बारे में देख लिया हमने। और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है, तो ये भी देख लेते हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये सारी बातें हो गई। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टी.एच. ग्रीन के राजविषयक विचारों की व्याख्या की है? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये जो है किसने इसकी जो है व्याख्या की है? ऑप्शन देख लेते हैं। H.J. लास्की, R.M. मैकाइवर, E. बार्कर, S.M. लिप्सेट। तो किसने की है? ये जो है E. बार्कर के द्वारा इसको किसने जो है टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है? तो E. बार्कर ने किया है इसको। अगला देखेंगे, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक है, तो ये जो है मैकाइवर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो रहा है, इन्होंने मैकाइवर ने लिखी है। J.S. मिल की बात कर लेते हैं, तो ये प्रबल स्वतंत्रता के समर्थक हैं और इन्होंने जो है अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने दिया हुआ है ऑन लिबर्टी। दूसरी इनकी पुस्तक इम्पोर्टेंट पुस्तक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये इनकी दूसरी पुस्तक जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसका नाम है। इसमें जो है इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की है। लास्की को अभी भी हमने देखा था कि ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखेंगे हम। और टी.एच. ग्रीन को लोक कल्याणकारी राज्य का पूर्व सूचक माना जाता है। आगे देखेंगे 17th क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के पश्चात शाश्वत पथ प्रदर्शक है अहिंसा, सत्य, विनय, दया और तप, या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, या अहिंसा, करुणाशील, भक्ति और कर्म, या सत्य, धर्म, अर्थ, कर्म और तप। तो अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के जो होते हैं अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत जो है पथ प्रदर्शक हैं। कितने हैं? 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। और इसमें कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं प्राधिकृत करता हूँ कि अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग कर इस मनुष्यों की इस सभा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूँ। फिर से देखते हैं। मैं प्राधिकृत करता हूँ और अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग कर इस मनुष्यों की इस सभा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूँ कि तो भी अपना अधिकार उसे सौंप दे और इसी प्रकार उसके कार्यों को प्राधिकृत करे। यह कथन जो है किसका है? रूसो का है, मॉन्टेस्क्यू का है, या हॉब्स का है, या जॉन लॉक का है? तो ये कथन भी जो है ये कथन हॉब्स का है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक जो है लिवायथन इनकी पुस्तक है जो 1651 में लिखी गई थी, इसी में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्पष्ट किया है और ये कथन जो उक्ति है इसको कहा है। रूसो की बात करें तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें इन्होंने सामान्य इच्छा की बात की है या जनरल विल की बात की है। तो ऑप्शन ये रूसो से संबंधित बातें हो गई। मॉन्टेस्क्यू ने सत्य के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, सत्य के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है जो कि अमेरिका में फॉलो किया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कार्यों में और ये स्वतंत्र होते हैं। तो इस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरीके से अमेरिका में फॉलो किया जाता है और मॉन्टेस्क्यू ने इसे दिया है। और अगर जॉन लॉक की बात करें तो अभी भी हमने बात की, ये उदारवाद के जनक हैं। श्रम के सिद्धांत को इन्होंने दिया है और जो है ये 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट इनकी पुस्तक का नाम है। ये सारी बातें इनसे संबंधित हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। आधुनिक विचार जिसने राजतंत्र को बृहद एवं जटिल समाज के लिए व्यवहार्य बनाया वह है
अधिकार, विकेंद्रीकरण, संघवाद या प्रतिनिधित्व। तो अगर हम बात करें कि आधुनिक विचार जिसने राजतंत्र को वृहद एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार बनाया है तो वो संघवाद है। जो जीन ब्लोंडेल हैं, इनके अनुसार संघवाद एक प्रक्रिया है जिसमें विकेंद्रीकरण यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा राष्ट्रीय एकता में अधिकतम तालमेल स्थापित करने के लिए नियम निर्माण संबंधित शक्तियों को दो भागों में बांट दिया जाता है और जो कि अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। यानी कि एक केंद्रीय स्तर पर सरकार बनती है और एक राज्य स्तर पर सरकार बनती है। उनके बीच में जो है क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन हो जाता है और शक्तियों को दो भागों में बांट दिया जाता है और ये अभी अपने अपने क्षेत्र में ये कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो संघवाद जो है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए और जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है? यानी कि जो ऊपरी बात कही गई है ये किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन है जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स या कार्ल मार्क्स या रूसो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, जॉन रॉल्स। इन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये इस जो ऊपर दी गई समानता है, इस प्रकार की समानता की बात की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में उपलब्ध जो प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण है ये समान रूप से होना चाहिए और ऐसी स्थिति को छोड़कर जब वस्तुओं के असमान वितरण से न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ हो रहा हो, स्वतंत्रता और अवसर, आय तथा धन तथा स्वाभिमान के आधार आदि सभी प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। यानी कि सभी का समान वितरण, जो बेसिक वस्तुएं हैं इनका समान वितरण होना चाहिए, सिर्फ उस स्थिति को छोड़कर जबकि वस्तुओं के असमान वितरण से जो गरीब हैं, न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोग हैं, उनको लाभ हो। अगर उनको लाभ हो रहा है तब फिर असमान वितरण की बात जो है वहाँ पर न्यायपूर्ण होगी, नहीं तो समान वितरण ही होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है जॉन लॉस का। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्होंने अपने इस प्रकार के जस्टिस की बात की है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इन्होंने बात की है। जे.एस. मिल की बात करें तो जे.एस. मिल जो है ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं और इन्होंने साम्यवादी समाज की संकल्पना की जहाँ पर राज्यविहीन समाज होगा, शोषणविहीन समाज होगा, वर्गविहीन समाज होगा, उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण होगा, योग्यता के अनुसार लोग काम करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे, कार्ल मार्क्स के विचारों के द्वारा। रूसो की बात हमने कई बार कर ली है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है और इसी में इन्होंने सामाजिक संविदा जो विचार दिए हैं, समझौते सामाजिक समझौता के प्रतिपादन इसी पुस्तक में किया है और समान इच्छा को भी इसमें दिया गया है, इसी में बताया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है, न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का विधिक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा गया है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है, जो औचित्य पर बल देता है, ये तात्विक सिद्धांत है। जो जॉन रॉल्स है इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत में सामाजिक व प्राथमिक वस्तुओं के बंटवारे का औचित्य सिद्ध करते हुए सिद्ध करने की कोशिश की है और जॉन रॉल्स अपने दोनों सिद्धांतों को स्वतंत्र औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो जॉन रॉल्स ने न्याय को तात्विक सिद्धांत कहा है। ये इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो यही है। आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं करता है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने में प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना या जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना। तो यदि हम बात करें दबाव समूह की, तो दबाव समूह पर हमने पूरा वीडियो बनाया है। आप यदि वो वीडियो देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपको भ्रमित नहीं करेगा और आप पूरा आंसर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि वहाँ दबाव समूह से संबंधित हमने सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर क्लियर किया है। तो
चुनाव लड़ना जो है ये सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना ये इनका कार्य नहीं है दबाव समूह का। दबाव समूह क्या होते हैं, कभी भी सरकार बनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालते। इनका सारा एफर्ट होता है जो इनके हित होते हैं, लोगों के हित होते हैं, जिस हित पर ये काम कर रहे होते हैं उसको पूरा करवाने में इनका जो है मेन इनका उद्देश्य होता है। और ये क्या करते हैं, अपने राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करते हैं और अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन भी करते हैं। अधिक से अधिक सदस्य संख्या बढ़ाते हैं। अपने हित पूर्ति हेतु दबाव डालना, प्रशासन पर प्रभाव डालना, ये सब इनके जो हैं मेन काम है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस एक विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना? लॉर्ड एक्टन ने, हेराल्ड लास्की ने, टी.एच. ग्रीन ने या आर.एच. टॉनी ने किसने जो है ऐसा माना है? तो यहाँ पर जो है लॉर्ड एक्टन महोदय हैं, ये स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक हैं। लॉर्ड एक्टन, टॉकविले, लेकी, बेजहार्ट, हेयक, फ्रीडमैन, ये सभी जो है स्वतंत्रता और समानता को क्या करते हैं, परस्पर विरोधी मानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि जो हेराल्ड लास्की हैं, टी.एच. ग्रीन हैं और आर.एच. टॉनी हैं, ये क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। और विरोधी मानने वालों में है कौन है, लॉर्ड एक्टन हो गए, टॉकविले हो गए और लेकी हो गए, बेजहार्ट हो गए, बेंजहार्ट और फ्रीडमैन, हेयक, फ्रीडमैन, ये सभी जो है इसके क्या है कि स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उदार प्रजातंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं पूछ रहा है? नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों का आश्वासन, सरकार के उन्मुक्त अधिकार, संगठित समूहों तथा हितों का सरकार से स्वतंत्र रूप, या नियमित चुनाव जिसमें एक व्यक्ति एक मत एक मान यानी कि मूल्य के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। तो यदि हम उदार प्रजातंत्र की बातें करें कि कौन कौन सी इनकी विशेषता हैं और जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो नागरिक स्वतंत्रता, यहाँ सरकार के उन्मुक्त अधिकार, ये नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सरकार के जो है उन्मुक्त अधिकार का समर्थन जो है ये लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत में नहीं किया गया है। यहाँ पर जो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है, सत्ता संसद के पास होती है और सत्ताधारियों के हाथ में दी गई सत्ता जनता की अमानत है। यानी कि जनता जब चाहे तब सत्ता जो है चेंज कर सकती है, यानी कि सत्ताधारी चेंज कर सकती है। और सरकार का जो है सीमित तथा संवैधानिक आधार है, यानी कि सरकार को सीमित माना गया है और संवैधानिक आधार है, यानी कि संविधान में जो रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं उसी के अनुसार ये जो है शासन करेंगे। कौन? सरकार। इसलिए सरकार के पास उन्मुक्त अधिकार नहीं है, बल्कि वह संविधान के अनुरूप अधिकार होते हैं इसके पास। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता की यह परिभाषा दी है कि जब एक निश्चित उच्चतर मानव अपने समान किसी दूसरे उच्चतर मानव के आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है और जो समाज के अधिकांश भाग से अभ्यास जनित आज्ञा प्राप्त करता है, वह उच्चतर मानव एवं समाज में संप्रभु है और वह समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज है। ये किसने जो है ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बोधा के द्वारा दी गई है, ऑस्टिन के द्वारा, या थॉमस हॉब्स के द्वारा, या हेराल्ड लास्की के द्वारा? तो ये जो है जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं इन्होंने, और ये जो उपयुक्त कथन है, ये परिभाषा है, ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। और जॉन ऑस्टिन ने अपने जो प्रभुसत्ता संबंधी विचार हैं अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया है। उनकी पुस्तक की बात कर लें पहले हम, तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने इन विचारों को प्रतिपादित किया है, इन विचारों को, अपने विचारों को दिया है।
और इन्होंने प्रभुसत्ता का कानूनी या एकलवादी सिद्धांत दिया है, जिसे कानूनी सिद्धांत भी कहते हैं, एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव का होना अनिवार्य है, प्रभुसत्ता असीमित है और वह किसी प्रकार के अवरोध सहन नहीं कर सकती। ऐसे विचार जो इनके हैं संप्रभुता संबंधी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, जबकि बोता जो है संप्रभुता संबंधी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन इन्होंने दिया था। इस अवधारणा को सर्वप्रथम इन्होंने बोधा के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था। हॉब्स ने इसे आगे बढ़ाया है और जॉन ऑस्टिन ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया है। इसीलिए जो है एकलवादी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता के जनक जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। और थॉमस हॉब्स की बात करें तो ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं और लेवियाथन इनकी पुस्तक का नाम है। हेराल्ड लास्की की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है। देखेंगे हम आगे, अगर बोधा की पुस्तक की बात करें तो 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी? बोधा की पुस्तक का नाम है। आगे देखेंगे हम, वास्तविक क्या है? लोकमत का वास्तविक अर्थ है। क्या है लोकमत का वास्तविक अर्थ? ऑप्शन में है बहुमत का मत, वह मत जो संपूर्ण समुदाय के कल्याण को लक्ष्य करे, तर्क पर आधारित मत या सर्वसंबंधित पक्षों का मत। तो यदि हम लोकमत की बात करें तो लोकमत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है और आम जनता की राय या मत को लोकमत कहते हैं। जो आम जनता की राय होती है उसे ही जो है लोकमत कहते हैं। और मैरिस जो गिन्सबर्ग हैं, जब अनेक व्यक्तियों के मन, ये कहते हैं कि जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे जिस सामाजिक तत्व का निर्माण होता है वह लोकमत है। और किमाल यंग हैं, इन्होंने ये कहते हैं कि जनसाधारण समय विशेष पर जो राय रखते हैं वही जनमत होता है। तो अगर हम इसको देखें तो लोकमत क्या है? बहुमत का मत है, यानी कि जो जनता में बहुत सारे लोगों का बहुमत का मत होता है वही लोकमत होता है। तो बहुमत का मत ही लोकमत है। ये ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र सिद्धांत जो है जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं इनमें से कौन सा जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए है संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत, दूसरा है लोक जनतंत्र का सिद्धांत, विधिक जनतंत्र का सिद्धांत या सहयोगी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र। तो अगर हम बात करें तो जो संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत है ये जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और इसके अगर हम बात करें तो और कौन कौन से विचारक हैं या और कौन कौन से मानने वाले हैं, तो पेरेटो, मोस्का, मिसेल्स, बर्नहम और शुम्पीटर तो हैं ही। तो कौन कौन से हैं? पेरेटो, मोस्का और बर्नहम। पेरेटो, मोस्का और बर्नहम, मिसेल्स भी हो जाएंगे। ये सभी जो हैं संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के समर्थक हैं और प्रवर्तक भी इसमें से जो पेरेटो और मोस्का इसके प्रवर्तक हैं। और जोसेफ शुम्पीटर क्या है? इनके द्वारा जो है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, संभ्रांत वर्गवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत। और पेरेटो, मोस्का, बर्नहम, मिसेल्स ये सभी जो है इसके समर्थक माने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है कि संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं। इसका प्रतिपादन करने वाला प्रथम कौन था? प्रथम विचारक जो कौन था? जॉन लॉक था, हॉब्स था, बेंथम था या जे.एस. मिल था? तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है, क्योंकि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है और इन्होंने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित माना है। इसे सत्ताधारियों के हाथों में जनता की अमानत घोषित किया है लॉक महोदय ने। और लॉक ने उस सरकार के खिलाफ बगावत करने को भी उचित ठहराया है जो जनता की अमानत के साथ हेराफेरी करे, यानी कि जो अपने जो वादे हैं उनको पूरा ना करे
और उससे मुकर जाए तो उसको जो है हटा करके जनता दूसरा सत्ताधारी चुन सकती है, ऐसा जो है लॉक ने बोला है। हॉब्स की बात करें तो हॉब्स जो है ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। लेवियाथन इनकी पुस्तक है। बेंथम एक उपयोगितावादी जो है विचारक हैं और इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है जिसका सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। जेम्स मिल जो है बेंथम के शिष्य हैं और इन्होंने उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश करके इन्होंने जो है बेंथम का गुणों पर आधारित जो है उपयोगितावाद था उसको इन्होंने जो बेंथम का उपयोगितावाद था वो मात्रा पे आधारित था, यानी कि सुख में ये मात्रा को देखते थे, तो ये मात्रा पर आधारित था। और मिल ने क्या किया, जो बेंथम के उपयोगितावाद में नैतिकता का समावेश किया और इसे गुणों पर आधारित बना दिया, यानी कि जो सुख है वो उसमें गुण को भी देखा जाएगा, जो इसकी क्वालिटी होगी सुख की उसे भी देखा जाना जरूरी है, देखा जाना चाहिए। तो नैतिकता का समावेश किया था किसने, जेम्स मिल ने। आगे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। आगे देखेंगे प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है मतदाताओं द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा या राजनीतिक दलों की पारंपरिक सहमति द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस पर भी हमने एक जो है डेप्थ में वीडियो बना रखा है, जहाँ पर आप उसको देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो आपको देखना चाहिए। तो जो ये प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली का प्रयोग जो है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दल जो है प्रतियोगियों की सूची पेश की जाती है प्रत्येक दल के द्वारा और मतदाताओं से अपील की जाती है कि वो किसी विशेष सूची को अपना मत अपने पसंद के अनुसार जो है क्रमांक के अनुसार दे, यानी कि ऑर्डर दे, मतलब ऑर्डर पर अपने जो पसंद को है वो एक ऑर्डर पे रखे, क्रम में रखे, जैसे कि पहली पसंद मेरी ये है, दूसरी ये है, ऐसे करके। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में जो अल्पसंख्यक होते हैं समाज के उनको भी जो है उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, एक खासियत है या इसकी अच्छाई है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला देखेंगे, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यपालिका का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है कही जाएगी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और लोक जनतंत्र या समाजवादी लोकतंत्र। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका में निकटतम पारस्परिक संबंध होते हैं। इस शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका विधानमंडल या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर हम बेजाट की बात करें तो बेजाट के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है कि विधानपालिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से स्वतंत्र होना। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें विधानपालिका कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि जो संसदीय प्रणाली है इसमें दोनों अंगों का समागम होता है, यानी कि ये दोनों अंग इसमें जो बहुत ही निकटतम पारस्परिक संबंध होते हैं। तो ये दोनों की एक अपोजिट क्वालिटी है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका इन दोनों के बीच क्या होता है कि पारस्परिक संबंध होते हैं और अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो है संबंध नहीं होते हैं, ये दोनों जो हैं स्वतंत्र होते हैं। तो ये कुछ खास बातें हो गई संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। इस पर भी हमने वीडियो प्रॉपर बनाए हैं, तो आपको उस वीडियो में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर ये सब सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। आप वहाँ उसको स्पीड में डाल के सुनिए, टाइम कम है अब तो स्पीड में डाल के फटाफट सुनिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा सिद्धांत लोकतंत्र का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? असमानता नहीं है, विधि का शासन नहीं है, बहुमत का शासन नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो लोकतंत्र का शासन है या सिद्धांत है ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ असमानता का कोई जगह ही नहीं है। और ये क्या करता है, ये वयस्क मताधिकार तथा एक व्यक्ति एक मत पर आधारित सिद्धांत है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा इसका मानना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है? जेम्स ब्राइस, जेएस मिल, जीडीएच कोल या जॉन लॉक।
कौन है? तो यहाँ पर बात हो रही है प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन सी जो GDH कोल है यही सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का आधार क्या है? इंग्लिश फेबियन को माना गया है और इसको मानने वालों में सिडनी वेव एवं ब्रिटिश वेव प्रमुख हैं। लेकिन प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व को सही रूप जो है प्रदान करने वाले GDH कोल महोदय ही हैं और उन्होंने कहा है कि सच्चा एवं प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व है। इसमें विभिन्न व्यावसायिक वर्ग हैं, जैसे कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक आदि को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो ये GDH कोल जो है प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इसके पहले भी कई लोगों ने इस पर बात की, लेकिन इन्होंने इसको एक अच्छा रूप काम दिया और उस पर जो है एक डेप्थ में काम किया उसके ऊपर। तो इसलिए इनको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी माना जाता है। और जॉन लॉक की बात करें तो जो है ये उदारवाद के जनक हैं। श्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और जो है J.S. मिल की बात कर लें तो ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। ऑन लिबर्टी में इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए गए हैं। हम इनको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी बार बार आ रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आपको जो है आपको रट जाएं या लर्न हो जाएं या आपके दिमाग में बैठ जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको अच्छी तरह कर सकें। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम अगला, सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? विकेंद्रीकरण की, सुविधा वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की, सक्रिय नागरिकता की या राजनीतिक जवाबदेही की? किसकी जो है ये वृद्धि करता है? तो यदि हम सहभागी प्रजातंत्र की जनक की बात करें तो जीन जैक्स रूसो हैं सहभागी प्रजातंत्र के। ये कौन है? जनक हैं किसके? सहभागी प्रजातंत्र के। और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र उचित नहीं है, यानी कि जो लोग प्रतिनिधि को चूज करके संसद में या विधायिका में भेजते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि संप्रभुता का निवास जनता में होता है तथा संप्रभुता अदेय है, यानी कि किसी को दी नहीं जा सकती है कि हम अपनी संप्रभुता किसी और को दे करके उसको जो है अधिकृत बना दें। तो सहभागी प्रजातंत्र के उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड में जनमत के तौर पे इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जो वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, कानून निर्माण होते हैं, जो भी नीतियाँ होती हैं इस पर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और अपने विचार व्यक्त करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सक्रिय नागरिकता जो है की वृद्धि करता है, यानी कि जो नागरिक सहभागिता होती है इसकी वृद्धि करता है। कौन? सहभागी जनतंत्र सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल नहीं है? उत्कल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तेलुगु देशम या बीजू जनता दल? तो अगर हम बात करें कि कौन क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय यानी कि राज्य के स्तर पर दल इसमें से कौन सा नहीं है, तो मुस्लिम लीग हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 में होता है। 1906 में होता है और कहाँ होता है? ढाका में होता है और नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां के नेतृत्व में होता है और हुआ था, और ये एक राष्ट्रीय दल है। तो 1906 में कहाँ पर हुआ था? ढाका में। और नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां इनके नेतृत्व में हुआ था और ये एक राष्ट्रीय दल है। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी राज्य स्तरीय दल हैं या थे। आगे देखेंगे, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई है किसके द्वारा? बर्क के द्वारा, बेंथम द्वारा, लास्की के द्वारा या हीगल के द्वारा? तो अगर हम देखें कि राजनीतिक दल जो होते हैं इनकी सर्वप्रथम परिभाषा जो है बर्क के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बर्क जो है ब्रिटिश राजनीति के बुजुर्ग और रूढ़िवादी प्रणाली के महान समर्थक थे, विचारक और चिंतक रहे हैं। तो इन्होंने
कि जो उन सभी संस्थाओं का समर्थन किया है जो समय के साथ विकसित होकर कसौटी पर खरी उतरती हैं। इसलिए इन्होंने जो है राजनीतिक दल को भी इसी श्रेणी में रखा है। वर्क ने राजनीतिक दलों की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल जो है दल लोगों की ऐसी संस्था है जो किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए इकट्ठे हुए हैं। तो स्पष्ट है इसमें कि वर्क ने दलों को सिद्धांत और राष्ट्रीय हित की कसौटी पर सही पाया है। तो सबसे पहले जो है वर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा दी है और इसमें इन्होंने दो इनके मेन पॉइंट हैं कि ये ऐसे लोगों का समूह है जो जिनकी विचारधारा एक होती है, दूसरा है ये राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देते हैं। दो इसमें मेन पॉइंट हैं इनकी परिभाषा में। तो कभी आए तो इसमें 2 पॉइंट जिस परिभाषा में मिले तो वो वर्क की परिभाषा हो जाएगी राजनीतिक दल के बारे में। आगे देखेंगे हम किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। ब्राइस ने कहा है, लावेल ने कहा है, मैकआवर ने कहा है या मिशेल्स ने कहा है, किसने कहा है? तो ये जो है लावेल के द्वारा कहा गया है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के उद्देश्य से राजनीति में सक्रिय रहते हैं और राजनीतिक दल जनसामान्य के विचारों और मनोभावों को समर्थन देते हैं। उन्हें और जो जितने जनता होती है उनको अपने दल में मिलाने का प्रयास करते हैं, यानी कि अपनी विचारधारा से विचारधारा में उनको भी लेने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक दल किसी विशेष विचार को उत्तेजित भी करते हैं ताकि लोगों में उस दल विशेष के प्रति लामबंद हो सकें, यानी कि लोग उस दल विशेष के प्रति खड़े हो सकें, उससे जुड़ जाएं। तो इनके अगर विचारों को देखें हम लावेल के, तो इसमें क्या होता है कि जो दल होते हैं ये विचारों की खरीद फरोख्त और लेन देन भी करते हैं। दबाव समूह तथा हित समूह इसमें जनता की तरफ से राजनीतिक दल से जो मोल भाव भी करते हैं। तो जनता की तरफ से ये क्या करते हैं, राजनीतिक दलों से मोल भाव भी करते हैं। तो इन्होंने जो है लावेल ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल बोला है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इनके विचार क्या है, वो भी हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शक्तिशाली एवं सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है? संस्थागत, जनहित, गैर सहचारी समूह या सहचारी समूह? कौन सा सबसे ज़्यादा भारत में मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा यहाँ भारत में है? तो ऑप्शन जो है डी आपका सही हो रहा है। और अगर आलमंड की बात करें तो इन्होंने 4 तरह के दबाव समूह बताए हैं: संस्थागत, संगठनात्मक, असंगठनात्मक तथा सहचारी। तो कौन कौन से हैं? संस्थागत आलमंड के द्वारा, संस्थागत, संगठनात्मक, असंगठनात्मक और सहचारी। ये 4 प्रकार के विभाजन किया गया है दबाव समूहों का। किसके द्वारा? आलमंड के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, ये दोनों की क्वालिटी है। और प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है। प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। दल का जो है अपना कोष या फंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो ऑप्शन सी है यही राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करता है। क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, कुछ पॉइंट तो इनके सेम होते हैं, कुछ अलग होते हैं, देख लेते हैं। तो ये इनके बीच में बेसिक अंतर देख लेते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं, दबाव समूह नहीं लड़ते हैं। और एक दल कई दबाव समूहों के सहयोग ले सकता है, लेकिन दबाव समूह जो है कई दलों के सहयोगी नहीं होते हैं। दल की अपनी निश्चित विचारधारा होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी विचारधारा होती है, जबकि दबाव समूह अपने हितों से निर्देशित होते हैं। दलों का उद्देश्य चुनाव जीतकर सत्ता पाना है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति मात्र होती है। तो जो ये पॉइंट है, प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। तो
दल तो होता है लेकिन दबाव समूह नहीं होता है। तो ये यहाँ पर अलग कर रही है, इसको भिन्न कर रही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? चुनाव लड़ना, नीति निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो कौन सा इसमें जो है प्राथमिक उद्देश्य है किसका? दबाव समूह का। तो यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करके सरकार पर दबाव डालना। क्योंकि दबाव समूह क्या है? आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग हैं और ये हर तरह के शासन प्रणाली में ये पाए जाते हैं। और जो एसी फाइनर हैं इन्होंने इसे अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। जो फाइनर महोदय हैं अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ओडीगार्ड ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा व वृद्धि कर सकें। तो ये ओडीगार्ड की कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार फिर सुन लेते हैं। ओडीगार्ड ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है। औपचारिक यानी कि सोच समझ के बनाया गया, जिसका अपना मेंबरशिप ली जाती होगी और वहाँ पर कोई अध्यक्ष होता होगा, आधिकारिक पद होते होंगे, नियम रूल्स कानून होते होंगे, तो ये औपचारिक संगठन हो गए। और कोई अगर भीड़ जो है ऐसी अचानक ही सड़क पर उतर आई तो वो क्या है? अनौपचारिक है, यानी कि कोई वहाँ पर सोची समझी और वहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई ऐसा आधिकारिक पद नहीं है, वो अपना किसी एक घटना पर सड़क पर उतरे और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ये औपचारिक संगठन है। कौन? दबाव समूह। और जिनके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं, जिनके मतलब एक सामान्य उद्देश्य हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं। तो और ये क्या करते हैं कि सार्वजनिक नीति है, नीति निर्माण होता है और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें और वृद्धि कर सकें। तो ये जो है ओडीगार्ड की परिभाषा दी गई है, या इसके बारे में दबाव समूह के बारे में बताया गया है। ये आप लिख लेंगे, हमने बताया है और आप इसको लिख लेंगे। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर के द्वारा किया गया है? संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण, या द्विदलीय व्यवस्था, या संवर्ग पर आधारित दल, या मिलीजुली बहुदलीय व्यवस्था। तो मॉरिस डुवर्जर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल पार्टीज इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी में इन्होंने जो है अपने राजनीतिक दलों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा है? एक तो ये ब्रांच है, ब्रांच। दूसरा है सेल, काकस कह सकते हैं, काकस, फिर सेल, फिर मिलिशिया। ये जो है 4 भागों में इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। तो ये 4 भाग हैं इसके। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है पूरा, इसको ब्रांच, काकस, सेल, मिलिशिया इन सबको हमने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो ये आप जो है दबाव समूह का वीडियो देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है एक प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी ज़रूरत कमी पड़ेगी अगर वो कॉन्सेप्ट आप वो वीडियो देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हमने 40 क्वेश्चंस लिए थे और कोशिश की है कि जो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, जो भी कॉन्सेप्ट आए उनको क्लियर करने की कोशिश की है। और ऐसा मानते हुए चल रहे हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। और अब 40 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस होगी और साथ में आगे आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस अब अधिक क्वेश्चंस के साथ होगी, डेली की डेली, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे आगे आते रहेंगे, टॉपिक वाइज भी आएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ और कुछ किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।